हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहिल ठाकुर। आप सबका स्वागत है मेरी क्लास गुरुकुल क्लासेस सागर में। तो हम लोग पढ़ चुके थे पहले कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, स्वर के टाइप वगैरह देख चुके थे। और अभी सचिन भैया और सुधीर भैया भी बैठे हैं तो वो भी पढ़ रहे हैं साथ में हमारे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए। और हम स्टार्ट करने वाले हैं व्यंजन क्या कहलाते हैं और व्यंजन के टाइप वगैरह। तो हमने स्वर और व्यंजन की जो संख्या देखी थी तो वो 11 और 33 होती है। एक प्रकार से ट्रिक ही है कि 11 आपको अगर पूछा जाए तो स्वर लगा दीजिए, व्यंजन का पूछा है तो 33 लगा दीजिए। तो हम पढ़ने वाले हैं स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन पहली चीज़ तो संख्या में 25 होते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ पहले देख लीजिए कि व्यंजन किसे कहते हैं। हमें पता है कि स्वर जो हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और उन्हें किसी की सहायता नहीं पड़ती। लेकिन व्यंजन वर्ण ऐसे होते हैं जो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, हमेशा कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि हम सुधीर शब्द को तोड़ें अगर, तो आप इसमें देखिए कि हम सा लिख रहे हैं, उसके नीचे एक हलंत लगा रहे हैं। देखो आप, एक नीचे एक ऐसी डंडी खींच देते हैं, उसको हलंत बोलते हैं। और उसके बाद हम जो उसमें मात्रा लगी हुई है, सुधीर में छोटा ऊ की मात्रा लगी रहती है तो हम यहाँ पे छोटा ऊ लिखते हैं। और प्लस में फिर धा में देखिए आप बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो हम धा अलग लिखेंगे। इसमें एक हलंत लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं हम, शुद्ध व्यंजन। इसको शुद्ध व्यंजन बोलते हैं क्योंकि इसमें से हमने स्वर निकाल लिया। स्वर की मात्रा क्या लगी थी इसमें, बड़ी, तो हमने बड़ी ई निकाल ली तो इसमें क्या है, शुद्ध व्यंजन बचा। समझ रहे हैं आप। लेकिन ई, जब ई लगा था तभी हम इसको उच्चारित कर सकते हैं। अगर ए ऐसा लिखा हुआ है धा, तो इसको हम उच्चारित नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जब हम धा बोलते हैं तो उसमें देखो आप पीछे एक आ का प्रोनाउंस होता है थोड़ा, हम पीछे आ जरूर लगाते हैं। जैसे धा बोल रहे हैं तो धा में आप देखिए पीछे आ रहा है आ, तो धा। तो एक प्रकार से हम हमेशा स्वर की सहायता से जब भी बोलें तो व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण को हम अलग से स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। धा को अलग से धा नहीं बोल सकते, उसमें आ का स्वर यानी आएगा ही कोई ना कोई। जैसे इसमें धी बोल रहे हैं तो धी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक स्वर लगा है, वो भी कौन सा स्वर लगा है, बड़ी। तो जब भी हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर का प्रयोग जरूर करते हैं। फिर रा, तो रा को हम ऐसा लिखेंगे, एक हलंत लगाएंगे अगर इसमें से स्वर निकाल लेंगे। स्वर कौन सा लगा है इसमें, छोटा। अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है रा, तो इसमें आप समझ रहे हैं कि कोई भी मात्रा नहीं लगी है तो उसमें कौन सी मात्रा लगी रहती है, छोटा आ की। तो अगर हम इसमें से छोटा आ निकाल लें तो इसके रा के नीचे एक हलंत लग जाएगी और इसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण वो हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाएं तो उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। डेफिनेशन भी बहुत सरल है। तो आप सुधीर को तोड़ना सीख गए, किसी भी नाम को तोड़ सकते हैं आप। जैसे कि सचिन शब्द को तोड़िए आप, रोहिल शब्द को तोड़िए, सत्यम शब्द को तोड़िए। जैसे कि सत्यम, हाँ एक चीज़ देखिए, सत्यम तोड़ने में थोड़ा मज़ा आएगा क्योंकि देखिए ये सा है, आधा ता है, या है और माँ है। अब देखिए सा में तो हम सा को अलग करेंगे, हलंत लगा देंगे तो छोटा आ हो जाएगा। और ता, देखिए ता छोटा पहले से ही है क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं लगा तो क्या है, आधा है। और या में छोटा आ निकाल लेंगे तो या में हलंत लग जाएगी। और माँ में हलंत लगा के छोटा आ निकाल लेंगे। आप यहाँ देखिए कि यहाँ ता के बाद हमने आ नहीं लगाया क्योंकि ता में तो पहले से ही आ निकला हुआ है, ये आधा वर्ण है तो आधे वर्ण में से हम कभी आ नहीं निकालते। ठीक है, तो वो वर्ण जो हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाएं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। डेफिनेशन है और संख्या आपको पता है 33 है। अब व्यंजन वर्ण के कई प्रकार के टाइप हैं, उसमें एक है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितनी संख्या में कितने हैं, 25 हैं। 25 याद करना कठिन है, थोड़ा ट्रिक से बताएंगे आपको, बिल्कुल सरल तरीके से याद हो जाएगा। तो स्पर्शी व्यंजन की पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। वो वर्ण जिनके उच्चारण में हवा हमारे मुंह के किसी भी पार्ट से या कंठ से, तालू से, दांत से, ओंठ से, कहीं से भी स्पर्श करती हुई बाहर निकले तो उसे हम स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी से मतलब क्या है, स्पर्श करते हुए निकल रही है। ये देखिए आप, स्पर्शी यानी कहीं ना कहीं हमारे मुंह से स्पर्श करती हुई। किन किन चीज़ों से स्पर्श करती है, या तो कंठ से करे, या तालू से करे, या मूर्धा से करे, या दंत से करे, या ओष्ठ से करे। अगर यहाँ पे हवा स्पर्श करती हुई बाहर निकल रही है तो वो कौन से वर्ण कहलाएंगे, व्यंजन वर्ण, स्पर्शी व्यंजन वर्ण। ठीक है, डेफिनेशन सरल है, संख्या में 25 होते हैं। अब याद कैसे करें हम, स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। अगर एक एक को याद करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और याद भी नहीं होंगे, भूल जाएंगे समय के हिसाब से।
तो इसको एक सरल तरीका है याद करने का। हमने जो स्पर्शी व्यंजन है उनको 5 वर्ग में बांटा है। वर्ग कैसे है, ऊपर से नीचे जाते जाएंगे जब तो वर्ग गिने जाएंगे। तो पहला वर्ग है का वर्ग, दूसरा वर्ग है चा वर्ग, तीसरा वर्ग है टा वर्ग, और चौथा वर्ग है ता वर्ग, और 5वां वर्ग है पा वर्ग। अब इन वर्गों को भी याद करने का एक तरीका होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट क्या पढ़ लेंगे इसको, कचट तप। कचट तप याद जल्दी हो जाएगा, 2-4 बार आप जब ये वर्ड बोलोगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो कचट तप वर्ग है एक। तो कचट तप यानी सिंपल है, पहला वर्ग का, दूसरा वर्ग चा, तीसरा वर्ग टा, और चौथा वर्ग ता, 5वां वर्ग पा। अब इसके आगे आपने पढ़े होंगे बचपन में का खा, गा घा ण, चा छा, जा झा इया, टा ठा डा ढा ढक्कन वाला ड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा और माँ। देखिए अगर आपको ये 5 वर्ग याद हो जाएंगे आराम से, कचट तप आप 2-3 बार बोलेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो उसके बाद आपको पता होगा का के बाद खा आता है, गा घा अड़ा, चा छा जा झा इया। तो सरल है, अगर आप ये वर्ग याद रख लोगे तो इसके आगे के शब्द तो लिख ही सकते हो, 2-3 बार लिख के देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। और हाँ, इसमें क्या है कि अगर हमसे अल्पप्राण और महाप्राण वगैरह पूछे जाते हैं, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अलग से, अल्पप्राण और महाप्राण, यानी जिस वर्ण को बोलने में थोड़ा समय लगे, यानी थोड़ा सा समय लगे, उसको हम बोलते हैं अल्पप्राण, और जिस वर्ण को बोलने में हमें थोड़ा अधिक समय लगे उसको बोलते हैं महाप्राण। तो देखिए आप का को बोलने में हमें थोड़ा कम समय लग रहा है का, लेकिन खा को बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है खा गा घा ना। आप देखिए जब बोलेंगे इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, का खा गा घा णा, चा छा जा झा। झा को बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जा को बोलने में कम समय लगेगा। अब इस तरीके से भी हम याद नहीं रख सकते अल्पप्राण महाप्राण कौन से हैं। तो क्या होता है, पहले नंबर का जो रहता है वो अल्पप्राण रहता है हमेशा, और दूसरे नंबर का महा, यानी अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण। तो ठीक है, जो पहला वर्ण रहेगा, जो तीसरा रहेगा और जो 5वां रहेगा, तो वो कौन सा रहेगा, एक नंबर छोड़ के अल्पप्राण आ रहा है, तो ये पहला, तीसरा और 5वां कौन सा रहेगा, अल्पप्राण। और खा गा घा, यानी जो खा आ रहा है और घा आ रहा है, ये कौन से रहेंगे, महाप्राण। यानी हर एक सेक्शन में ए वाला महाप्राण, ये वाला महाप्राण, ए वाला महाप्राण, ए वाला महाप्राण, ए वाला। तो डायरेक्ट इसलिए बता रहे हैं सब, क्योंकि जो पटवारी और MPSI वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, पटवारी MPSI और व्यापम के भी देख लो आप, और जेल पहरी वगैरह जो जिसमें भी हिंदी आती है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 आपको दे देंगे ऑब्जेक्टिव, जैसे कि 4 दे दिए, इसमें लिख दिया है उन्होंने का लिख दिया, एक खा लिख दिया, एक गा लिख दिया और एक चा लिख दिया। तब इसमें पूछ लेंगे महाप्राण कौन सा है, आप बताइए। आप इसमें बोल देंगे निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा महाप्राण है। तो आप देख लेंगे यहाँ पे कि पहला वर्ण आ रहा है, तो ये तो हमने देखा है कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण कौन से रहते हैं, अल्पप्राण। एक अल्पप्राण रहता है, उसके बाद महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। तो इसमें देखिए आप, का तो अल्पप्राण है, तो ये तो हो नहीं सकता, और खा देखिए महाप्राण है, एक में लगे हमें महाप्राण। अब गा देखिए अल्पप्राण है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और चा भी अल्पप्राण है, तो ये नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, खा। एक नंबर को सरल तरीके से मिल जाएगा आपको। और एक और पूछा जाता है क्वेश्चन एक टाइप का इसी में, तो वो भी देख लीजिए आप, अलग से ही बता देंगे आपको। और तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण अघोष है। 4 ऑब्जेक्टिव दे देंगे आपको, 1 2 3 4। अघोष क्या होता है कि जब भी हवा हमारे फेफड़ों से निकलती है, तो फेफड़ों में क्या, जब यानी स्वरतंत्रियों में कंपन करे, गले में एक स्वरतंत्री रहती है, अगर उसमें कंपन कर रही है तो वो ध्वनि कौन सी कहलाती है, सघोष। और अगर स्वरतंत्री में कंपन नहीं कर रही है तो वो कौन सी ध्वनि कहलाती है, अघोष। यानी जो घोष ना करे वो अघोष, और जो घोष करे वो सघोष। तो जब स्वरतंत्री में कंपन हो तो वो कौन सी ध्वनि कहलाती है, सघोष, और जबकि जिसमें ना हो कंपन वो अघोष।
तो जो शुरुआत के 2 वर्ण रहते हैं, शुरुआत की किसी भी वर्ग के देख लो आप, तो ये क्या कहलाते हैं? अघोष। और जो लास्ट के 5 में से 3 जो लास्ट के हैं वो कहलाते हैं सघोष। यानी इनको बोलने में स्वरतंत्री में कंपन होता है, इन सबको बोलने में स्वरतंत्री में कंपन होता है, जबकि जो शुरुआत के 2 रहते हैं इनमें कंपन नहीं होता। तो अब उन्होंने पूछा अघोष, तो इनमें से किसी में से एक उठा के दे देंगे आपको, जैसे कि इधर लिख लो आप, चौथे पे दे देंगे वो पा, और बाकी जितने रहेंगे उसमें आपको डाल देंगे, गा डाल देंगे, घा डाल देंगे और जा डाल देंगे। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो आप किसी इनमें से टिक करके आओगे, लेकिन आपको अगर पता है शुरुआत के जो 2 वर्ण रहते हैं वो अघोष रहते हैं, और क्वेश्चन क्या है? अघोष कौन सा है, यानी कौन सा वर्ण है, तो आप किस पर लगाओगे? पा पे। पा पे लग जाएगा। ठीक है, अब आपको याद करने में सरलता होगी इनको। और आगे है अंतस्थ व्यंजन। ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, जैसे हम बताएंगे सरल तरीके से, सरल वे में, बहुत अच्छे। यानी व्यंजन वगैरह वर्ण ऐसे रहते हैं जो यानी आसानी से याद नहीं होते, लेकिन हम आपको जो बताएंगे आसानी से याद करने वाली ट्रिक बताएंगे, जो एक बार याद कर लो आप तो कभी नहीं भूलोगे। तो आपको स्पर्शी व्यंजन और इसकी डेफिनेशन वगैरह पता चल गई, 3 नंबर में आराम से लिख सकते हो अगर आप मेंस लिख रहे हो तो। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ बे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा यानी जीव, जिह्वा मतलब होता है जीव, कोष्टक में लिख लो जीव, विशेष रूप से भाग नहीं लेती। इसकी एक डेफिनेशन तो ये है, भाग नहीं लेती। तो बे व्यंजन वर्ण कौन से कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। एक और लिख लो आप और करके, और मेरी रिफिल ख़त्म हो गई इसकी, तो और करके एक लिख लो, इसकी भी रिफिल गई, रेड से ही लिख रहे हैं, एक और रेड डाल दिए रिफिल खोल के, आगे से खोलना। तो एक और करके देख लो आप। और मैं वे व्यंजन वर्ण, एक डेफिनेशन और है इसकी, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्थान स्वर एवं व्यंजन के बीच हो। समझ रहे हो आप? जहां पे अगर ये स्वर का उच्चारण स्थान है और इस साइड वाला व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो जहां इधर वाला जो स्थान है वहां से जो वर्ण उच्चारित हो वो कौन सा कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन डेफिनेशन वगैरह आप हमारे लिए उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, जो MPSI वगैरह जिसमें रहते हैं, ले PSC मेंस में जो रहते हैं उनके लिए डेफिनेशन याद करना पड़ेगी। डायरेक्ट इसमें क्या है कि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव आते हैं, पटवारी MPSI या कोई सा भी SI किसी भी स्टेट का, तो उसमें क्या रहता है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि पहले देख लो आप अंतस्थ व्यंजन कैसे कहते हैं। अंतस्थ से याद आ रहा है हमारे लिए अंदर, अंदर, इससे थोड़ा हमें महसूस हो रहा है कि अंदर बोल रहा है कोई। तो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर है यार के लिए लव, हमारे दोस्त या किसी के लिए भी लव यानी प्यार है। दोस्तों के लिए प्यार हमेशा सबको रहता है, तो यार के लिए लव रह रहा है, तो या, रा और ला और वा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं यार लव, यानी या रा से यार हो गया और ला और वा से लव हो गया। तो अंतस्थ व्यंजन यानी अंदर वाले, जो अंदर एक आप सोच लीजिए, ऐसा कोई है नहीं है, कोई ट्रिक है ये। तो हमारे अंदर क्या है? यार के लिए लव है, तो आपको ये 4 वर्ण रहते हैं जो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन यार लव। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है या नहीं है, क्वेश्चन आ जाएगा आते ही। और इस टाइप के हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बाद में। इनमें से कौन सा अंतस्थ, आपको अंतस्थ दिखे जब तो ठीक तुरंत उसी टाइम आप सोच लीजिए अंदर, हमारे अंदर किसके लिए प्यार है? तो यार के लिए। इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो 3 रहेंगे जो अंतस्थ व्यंजन होंगे और एक जो रहेगा वो अंतस्थ व्यंजन नहीं रहेगा। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है।
तो आपको मिलेगा, एक तो मिल जाएगा वा मिल जाएगा, ला मिल जाएगा, का मिल जाएगा और या मिल जाएगा। तो आपको पता है ये थोड़े सीक्वेंस में भी नहीं आएंगे ना, आप नहीं तो आप सोचो कि या रा ला वैसी सीक्वेंस में आए, ला पहले आ सकता है, रा बाद में आ सकता है। तो कोई भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि या और रा होना चाहिए था का की जगह पे, लेकिन यहाँ पे का आ गया, ला और बा तो है ही। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि का हमारा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो हम तीसरे पर टिक करेंगे, 1 नंबर लेंगे और घर जाएंगे, मस्त सोएंगे। अब अंतस्थ व्यंजन हो गया। अब है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म से क्या लग रहा है, ऊष्मा, ऊष्मा यानी गर्मी। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे हम। ऊष्मा यानी ऊष्म व्यंजन मतलब ऊष्मा। तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से निकलते समय ऊष्मा पैदा करे, तो वे कौन से व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ण। आप डेफिनेशन भी अपने तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पे लिखें वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण मतलब बोलते समय, उच्चारण करते समय हवा मुख या मुख विवर, कुछ भी लिख दो आप, मुख में ऊष्मा पैदा करे या रगड़ पैदा करे, ऊष्मा या रगड़ कुछ भी, और ब्लैक में लिख लो आप, रगड़ लिख लो यहाँ पे, रगड़ पैदा करे, वे व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म में आप बोलो सा, थोड़ी गर्मी मुंह में पैदा होती है, सा, फिर दूसरा भी सा, तीनों सा आ जाएंगे इसमें, और एक वर्ण रहता है हा। तो इनको क्या बोलते हैं हम, ऊष्म व्यंजन वर्ण। इसमें भी उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है। तो हम देख लेंगे कि सा बोल रहे हैं जब, तो थोड़ी ऊष्मा पैदा हो रही है हमारे मुंह में, और बाकी के जो का मा कोई भी वर्ण आ जाए तो वो ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है। इसका भी एक सही हो जाएगा आपको। ठीक है, सरल हैं, बहुत सरल हैं। अगर शब्द पे लेके जाएं हम, यानी ऊष्म लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण में, तो हम समझ जाएं कि सा को बोलने में ऊष्मा पैदा होती है और हा को बोलने में। अब नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी नाक काम करे, नाक से हवा निकले। जैसे कि आप बोलो इया, बोलो आप सुधीर भाई, इया, ना में भी निकल रही माँ। तो जो वे व्यंजन वर्ण जो हमने बताए थे ना आपको, एक का, खा, गा, घा, ड़ा, और यहाँ पे था कचट तप था ना, कचट तप। तो चा, छा, ये चलो ये छोड़ दो, बाकी के लास्ट के जो 5वें नंबर के थे, 2 3 4 5वें नंबर पे, फिर यहाँ पे 5वें नंबर पे, ये सब 5वें नंबर के जितने भी वर्ण थे यहाँ से गिन लो आप, 1 2 3 4 5, 5वें पे आ रहा था, 5वें पे आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ आएगा, ड़ा आएगा, ना आएगा। तो इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। देख लो आप, 5वें नंबर पे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, पंचमाक्षर। क्योंकि हर एक वर्ग, यानी का वर्ग में कौन से नंबर पे आ रहा है, 5वें नंबर पे। चा वर्ग में भी यहाँ है जो, वो भी 5वें नंबर पे आएगा। टा वर्ग में ड़ा भी 5वें नंबर पे आएगा, और टा वर्ग में ना 5वें नंबर पे आएगा। और पा वर्ग, वर्ग क्यों बोल रहे हैं इसको, हमने बताया था ना, ये खड़े में ऐसे ये वर्ग कहलाते हैं, तो इसको हम का वर्ग बोल रहे हैं। जब हम का वर्ग की बात करें कि का वर्ग, तो का वर्ग में हम अकेला का को नहीं ले रहे हैं, पूरे 5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम पंचमाक्षर बोल रहे हैं तो पंचमाक्षर कौन से कहलाते हैं, आप ये छोटी छोटी चीज़ें समझ लीजिए। पंचमाक्षर इनको बोलते हैं क्योंकि ये 5वें नंबर पे आ रहे हैं। देखिए हर वर्ग के 5वें नंबर पे हैं। और नासिक के व्यंजन भी बोल रहे हैं तो हम इन्हीं के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये सब नाक से बोले जाते हैं, 5 के 5। तो नासिक के व्यंजन में जो व्यंजन वर्ण का उच्चारण नाक से हो उनको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख देंगे, उदाहरण में इन 5 को लिख देंगे, तो हमारे बिल्कुल 3 नंबर कंप्लीट। और बाकायदा आपको अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आएंगे तो उसमें भी बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। अब लुंठित, लुंठित से क्या लग रहा है, लुढ़कते हुए। लुंठित मतलब लुढ़कना। तो आप रा को बोलिए, रा, तो ऐसा लग रहा है जैसे जीभ पे से लुढ़कते हुए हवा बाहर निकल रही है। रा, तो रा यानी हमारी जीभ हम गोल करके थोड़ी हवा को बाहर लुढ़काते हुए जीभ से बाहर ले जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, लुंठित व्यंजन। इसकी परिभाषा क्या रहेगी, परिभाषा रहेगी,
जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण करते समय हवा या श्वास, श्वास मतलब हमारी जो हवा निकलती है मुंह से बाहर, उसी को श्वास बोलते हैं। अगर हवा या श्वास कोई भी लिख दो, दोनों सही हैं। हवा या श्वास जीभ से लुढ़कते हुए बाहर निकले, जीभ पर लुढ़कते हुए बाहर निकले। लुढ़कते यानी लुंठित का मतलब लुढ़क नहीं है, लुढ़कते हुए बाहर निकले। तो ये तो डेफिनेशन हो जाएगी। और उदाहरण में सिर्फ एक ही व्यंजन वर्ण है जिसको हम लुंठित बोलते हैं, वो भी रा, एकमात्र। तो क्वेश्चन आ ही आएगा, आपको पता है, समझ ही जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि लुंठित व्यंजन वर्ण कौन सा है। तो आपको टेक्स्ट सीधा लगाना है रा पे। और जब तक आप इनको बोल के नहीं देखोगे तो आपको आराम से याद नहीं होंगे, क्योंकि आप रा बोलोगे, महसूस करोगे कि हाँ जीभ से हवा लुढ़कती हुई बाहर निकल रही है, तो आपको समझ में आ जाएगी हाँ लुंठित व्यंजन एक ही है। और डेफिनेशन तो बहुत ही सरल है, आप खुद से ही बना सकते हो। वो ये डेफिनेशन मैंने एक ही बार पढ़ी है और बार बार नहीं पढ़ी कभी भी। अब पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। अब देखो पार्श्व का मतलब बताएं आप लोगों को पहले। पार्श्व का मतलब होता है बगल में, कोई भी चीज़ बगल में लगी हुई है तो हम बोलते हैं उसके पार्श्व में रखी है। आप पास में देख लो आप एक, लेकिन इसका मतलब तो सीधा हिंदी में होता है बगल में। अगर आपको याद नहीं हो रहा डायरेक्ट, तो पास यानी पास में मतलब पास में रखी है तो वो बगल में रखी कोई भी चीज़। तो जब भी हवा हमारी जीभ के पार्श्व यानी बगल से निकले तो वो ध्वनि कौन सी उच्चारित होगी उसमें? पार्श्विक व्यंजन कहलाएगा वो। तो आप ला को बोलिए थोड़ा, ला। तो आप देखिए कि हमारी जो जीभ है तो पहले क्या होती है, हमारे ऊपर के मसूड़े से झुकती है। जो हमारी जीभ है ये हमारे ऊपर वाले दांत हैं, तो ऊपर वाली मसूड़े से झुकती है हमारी जीभ। और हवा कहाँ से निकलती है? हमारी जीभ के पार्श्व से यानी साइड से निकलती है। समझ रहे हो आप? तो ला बोलिए, ला में हमारी जीभ ऊपर झुक जाएगी ऊपर वाले मसूड़े से, और हवा कहाँ से निकलेगी? साइड से निकल जाएगी। तो इसको कौन सी व्यंजन बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। डेफिनेशन सरल है, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी जीभ ऊपर के मसूड़े को छुए और हवा जीभ के पार्श्व या बगल से होती हुई निकल जाए, तो वे व्यंजन वर्ण कौन से कहलाते हैं? पार्श्विक व्यंजन वर्ण। सरल है, सिर्फ उदाहरण क्या है इसका? एक ही है, ला, ओनली ऑन ला। ठीक है, सरल है। रा तो आपको पता चल गया था, ये लिख लीजिए आप। इसमें पंचमाक्षर आ जाते हैं टोटल पूरे। पंचमाक्षर आपको पता है कौन से होते हैं? उसमें व्यंजन में सा, ये सरपंच वाला सा और हा। अंतस्थ में हमारे अंदर किसके लिए लव है? यार के लिए। तो आप ये लिख लो अच्छे से। स्पर्शी व्यंजन में 25 होते हैं और कचट तप याद रख लो अकेला सिर्फ, कचट तप। ठीक है, अब हम आए उत्क्षिप्त व्यंजन में। उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या होता है? हमारी जीभ जब ऊपर की मूर्धा को छुए, यानी जो ऊपर हमारा पोर्शन रहता है दांत के पीछे वाला, वो कहलाता है मूर्धा। तो जब भी हमारी जीभ ऊपर मूर्धा को छुए और तुरंत ही उसी समय तुरंत लुढ़क के कहाँ आ जाए? नीचे आ जाए, तो क्या उसमें कौन से व्यंजन वर्ण उच्चारित होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। आपको पता होगा, एक डा डमरू का होता है और एक ढा ढक्कन का होता है। तो अगर इसके नीचे हम एक एक बिंदी लगा दें तो ये क्या हो जाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। जब संस्कृत की वर्णमाला थी, संस्कृत की वर्णमाला में ये वाले शब्द नहीं थे, ये बाद में पैदा हुए हैं, हमने अपने प्रकार से बनाए हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन संस्कृत की वर्णमाला में नहीं थे जब संस्कृत थी, और इसको हमने बाद में बनाया है। तो अगर डा डमरू के नीचे हम एक बिंदी लगा दें और एक ढा ढक्कन के नीचे बिंदी लगा दें, तो ये व्यंजन वर्ण कौन से कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या? नहीं, वो नहीं, ये अलग से बने ना, इसलिए तो बोल रहे हैं। जो स्पर्शी व्यंजन है ये संस्कृत की वर्णमाला में थे। अगर इसमें जो डा डमरू और ढा ढक्कन आ रहा है तो वो तो पहले संस्कृत में भी थे, लेकिन जब हमने इसको अपने प्रकार से यूज किया तो हमने इसके नीचे एक बिंदी लगा दी और एक इसके नीचे बिंदी लगा दी। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन संस्कृत की वर्णमाला से अलग पैदा हुए हैं, अलग से हिंदी में। अब अर्धस्वर देखिए, इसको स्वर बोल रहे हैं लेकिन ये व्यंजन का टाइप है। अर्धस्वर इसका नाम है लेकिन ये व्यंजन का टाइप है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो इसमें क्या है? वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों की तरह हो, तो व्यंजन वर्ण कौन से कहलाते हैं? अर्धस्वर। अर्धस्वर में कौन कौन से आते हैं? एक तो वा आता है और एक या आता है। आप जब इनको बोलोगे वा और या को,
तो ये थोड़े स्वर की तरह भी उच्चारित होते हैं और थोड़े व्यंजन की तरह भी। अब मुझे ये पता नहीं किस तरीके से, लेकिन जो डेफिनेशन है इसकी उस प्रकार से वाव और या को हमेशा अर्धस्वर में माना जाता है। तो आप कोई भी अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए इसको कि अर्धस्वर याद रहे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अभी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, जो MPSI और पटवारी वगैरह में। तो जो नहीं पूछे गए हैं वो ज़्यादा पूछने की गुंजाइश रहती है। तो मुझे लगता है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, अर्धस्वर। तो ये बा और या याद रखिए। मैंने तो इस तरीके से याद रखा है, क्योंकि जब आपको संधि पढ़ाऊँगा मैं तो इसमें एक आती है अयादि संधि। तो अयादि संधि में या और वा के पहले छोटा या बड़ा की मात्रा आती है। जब संधि पढ़ाएंगे तो उस टाइम देख लेना आप, या बड़ा की मात्रा आती है तो हम देख लेंगे या और बा के आगे स्वर आ रहा है तो ये स्वर में भी गिने जाते हैं। और थोड़ी ये ट्रिक अभी आपको समझ में नहीं आएगी, तो जब संधि बढ़ाएंगे तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग इसको। अब आपके व्यंजन तो इतने हो गए, परिभाषाएं भी हो गई। आप क्वेश्चन अलग से हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है, व्यंजन के कुछ ऐसे भी हैं जो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन वर्णों का विभाजन किया गया है। मैंने वो आपको ट्रिक पहले बताई थी कि उच्चारण की दृष्टि से, यानी कंठ से कब बोले जा रहे हैं और मूर्धा से कब बोले जा रहे हैं, तालु से कितने वर्ण बोले जा रहे हैं। तो इस टाइप की ट्रिक बताई थी, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं ट्रिक जल्दी जल्दी। वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करेंगे, छोटा ही वीडियो रखेंगे। तो ट्रिक क्या थी आप लोगों को याद होगा, अगर पिछले वीडियो देखे हुए आप लोगों ने, नहीं देखे तो पीछे जाके आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। मैंने हर एक सुधीर सर के लिए मैथ्स की प्लेलिस्ट बना दी है, सत्यम सर के लिए इंडियन ज्योग्राफी और MP की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना दी है, और हिंदी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। और ज्योग्राफी भी मैं पढ़ाऊंगा तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो उच्चारण की दृष्टि से हम अकेले व्यंजन नहीं देखेंगे, उच्चारण की दृष्टि से हम दोनों देख लेंगे, स्वर और व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से स्वर और व्यंजन स्मार्ट तरीका है पढ़ाई का, क्योंकि स्वर अलग से याद रखोगे आप, व्यंजन अलग से, तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए आप ट्रिक क्या थी, अक्का है विसर्ग। सुधीर सर वो वाला क्वेश्चन मत पूछिएगा आप। अक्का है विसर्ग कंठराम, ई चा यस वी हैं तालुराम। रटस पुकारो मूर्धा जी। बहुत ही शानदार ट्रिक है, इससे आपको बिल्कुल पूरे वर्ण याद हो जाएंगे। लृतस्य हैं लगभग 50 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। लृतस्य हैं दंत जी। उपाते हैं ओष्ठ में। मैंने एक दो क्वेश्चन इससे बाहर भी देखे इस ट्रिक से, तो वो भी बता दूंगा आपको। उपाते हैं ओष्ठ में, केवल बा दंतोष्ठ में। ए आई का है कंठतालब्ध। कितने मिनट का हो गया वीडियो? ओ कंठोष्ठ में। नासिका से पंचमाक्षर। जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। तो क्या है देखिए, अक्का एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। अक्का है विसर्ग कंठराम, इचस्य भी हैं तालुराम, रटस्य पुकारो मूर्धा जी, लृतस्य हैं दंत जी, उपाते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, ए आई का है कंठतालब्य, उ कंठोष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। तो आप देखिए कि का यहाँ पे जो आ रहा है का, तो इसका मतलब है पूरा का पूरा का वर्ग। यहाँ पे जो चा आ रहा है तो यहाँ का पूरा मतलब है चा वर्ग। यहाँ पे जो टा आ रहा है तो फिर भी इस टा का मतलब क्या है, टा वर्ग। ता आ रहा है यहाँ पे तो पूरा का पूरा ता वर्ग, और पा आ रहा है यहाँ पे तो पूरा का पूरा पा वर्ग। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पे वाह मतलब सिर्फ वाह है दंतोष्ठ में लिखा ही है,
तो आप देख लीजिए, ये वर्ग इसलिए बता दी क्योंकि इसमें 5-5 अक्षर हैं डायरेक्ट। मैंने बताए थे जो आपको स्पर्शी व्यंजन उसके हिसाब से 5 वर्ग आते हैं इसमें, यानी 5 वर्ण आएंगे। कौन कौन से? का, खा, गा, घा, णा। तो इसमें सिर्फ का नहीं है, दोनों हैं। और इस आ का मतलब क्या है कि छोटा आ भी और बड़ा आ भी। और हा का मतलब हा, और पूरा का पूरा का वर्ग कौन से वर्ण कहलाएंगे? कंठ, यानी जो वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो 5 इसके, यानी 5 पूरे का, एक ये हा और दोनों आ। तो कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, यानी 8 वर्ण आपको कंठ से बिल्कुल सरल तरीके से याद हो रहा है। अगर वैसे याद करोगे आप तो भूल जाओगे। अब देखिए चा वर्ग, यानी पूरे के पूरे 5 चा वाले हो गए। छोटा ई, यानी ई लिखा है तो मतलब छोटा ई और बड़ा ई दोनों। और यहाँ पे या और सा शक्कर वाला, ये याद ध्यान रखना आप कि सा शक्कर वाला कहाँ है, सा षटकोण वाला कहाँ है और सा सरपंच वाला कहाँ है। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, क्योंकि कहीं इधर उधर कर दोगे आप तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जितने भी वर्ण हैं, 5, 6, 7, 8, 9, लगभग 9 वर्ण तालु से, छोटी सी ट्रिक से बस। ये चस से भी हैं तालु राम। और रटस यानी री, जो री है हमारा वो, और ये टा वर्ग में यानी 5 वो, और सा षटकोण वाला। तो 5, 6, 7 किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। पुरानी ट्रिक है, आपको बताई होगी वीडियो में पीछे, तो जाके देख लीजिए अगर विस्तार से पढ़ना है। तो ला, रा और पूरा ता वर्ग, यानी ता, था, दा, धा, ना और सा सरपंच वाला। इतने वर्ण कौन से बोले जाते हैं? किस स्थान से बोले जाते हैं? दंत से। यानी इन वर्णों को उच्चारित करते समय दंत हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, दांत हमारी सहायता करते हैं। और ऊ, यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ और हमारा पूरा पा वर्ग, यानी पा, फा, बा, भा और मा। यहाँ पे बा वो वाला बा आता है, यहाँ पे बा बकरी वाला, ध्यान रखिएगा, यानी बीच में एक लाइन खिंची रहती है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 7। सातों के साथ कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ से। तो उप आते हैं ओष्ठ में। उप यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग पूरा। ठीक है, अब दंतोष्ठ में सीधा क्वेश्चन आएगा कि दंतोष्ठ यानी दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है? एक तो आपको बा दिया रहेगा और बाकी के 3 इनमें से कोई से भी उठा के दे देंगे। तो आपको सीधा कहाँ पे टिक लगाना है? बा पे। आप क्योंकि आपने पढ़ा है केवल बा दंतोष्ठ में। ये वाला अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से लगा दोगे आप। ए आई का है कंठ तालब, यानी अपना ये छोटा ए और बड़ा ए, इसमें किसमें, यानी कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कंठ और तालब से उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन सी है? इसमें से एक कोई सा भी दे देंगे और 3 अलावा इसके कोई दे देंगे। तो आपको कौन सा लगाना है इसमें से? ओ कंठोष्ठ में। ठीक है, आप तो ये समझ गए। फिर नासिका से पंचमाक्षर, यानी जो हमने बताए थे आपको 5वां अक्षर, वो कहाँ से बोला जाता है? नाक से बोला जाता है। और फिर ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सुधीर सर का लेक्चर है भी एक और, तो अच्छे से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं सर।